मृणाली की आंखों से अभी भी आंसू तप तप करके नीचे गिर रहे थे और वजीर वहीं पर खड़ा हुआ उसे देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं कर रही थी कि वो उसके पास जाए या कुछ भी बोलकर उसे अपनी सांत्वना दे। उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ चुका था और उसे पता था कि ऐसी सिचुएशन में कुछ भी कहना या करना गलत ही होगा। वहीं दूसरी ओर मृणाली भी अपना मन बना चुकी थी और उसे पता था कि अब अगर उसे आदित्य को जिंदा रखना है या फिर उसे जिंदा देखना है तो उसे अनुराग के पास जाना ही होगा। अगर वजीर सही कहता है कि बख्शी सर नहीं मानेंगे तब भी उसे एक ऐसा चांस देखना ही होगा जहां पर वो इस प्रोबेबिलिटी को रख सके कि अनुराग डॉक्टर बुला लेगा। यही बात सोचकर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और वो आदित्य की तरफ देखकर ही खड़ी हुई। उसने फिर उसके हाथ पर चूमा और फिर वो उसे छोड़कर बाहर जाने लगी। तभी वजीर ने उसे टोकते हुए कहा, मत जाओ मृणाली, मैं कहता हूं कि तुम ये करके बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। मैं बख्शी सर को बहुत अच्छे से जानता हूं और अगर मैंने कहा है तो मैंने सच कहा है। मैं बस अनुराग और निखिल को डराना नहीं चाहता था। वो अनुराग की बात किसी भी हालत में नहीं मानेगी। अगर तुमने वो किया जो अनुराग चाहता है तो उसका खमियाजा बस तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी इज्जत पे आंच आ जाएगी और मैं ऐसा होता हुआ हरगिज नहीं देख सकता। आने तो वजीर, आंच आएगी तो मेरी इज्जत पर आएगी। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस आदित्य का ध्यान रखना और उसे जिंदा रखने की कोशिश करना। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मृणाली ने अपनी सिसकती हुई आवाज में कहा। फिर उसने एक कदम बढ़ाकर आगे रखा ही था कि वजीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मृणाली ने अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसकी ग्रिप बहुत ही टाइट थी और इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तब उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ दो वजीर। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, वजीर ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। और फिर मृणाली ने एक बार फिर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो फिर से नाकामयाब हो गई और तब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एकदम से अपने और वजीर के हाथ को झटका देते हुए चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। मृणाली ने वजीर के हाथ को बहुत जोर से झटका था जिसकी वजह से ही उसकी ग्रिप छूट गई। तब वजीर एकदम आगे बढ़ा और उसने टेंट का एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया। जब मृणाली को यह बात समझ में आ गई कि वजीर उसे किसी भी हालत में वहां से बाहर नहीं जाने देगा तब वो अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर फूट फूट कर रोने लग गई। उसकी आंखों से टपकते हुए आंसुओं को देखकर एक बार फिर से वजीर बेबस और लाचार हो गया था। लेकिन उसे यह भी पता था कि वो किसी भी कंडीशन में मृणाली को वहां से नहीं जाने दे सकता। वहां पर 2 सेकंड का साइलेंस था और फिर वजीर ने अपनी आंखें नीचे झुकाते हुए ही धीरे से कहा, तुम्हें पता नहीं लेकिन मैं इस दुख को बहुत अच्छे से समझता हूं कि जिस लड़की के साथ जबरदस्ती होती है उसे कैसा महसूस होता है। मेरी खुद की बीवी जब इस दर्द को सहन नहीं कर पाई तो उसने सुसाइड कर लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो और इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम मुझसे पूछती हो तो इतना जान लो कि मैं कभी भी किसी चीज को किसी और औरत के साथ नहीं होने दूंगा। वजीर इतना कहकर चुप हुआ और मृणाली ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उसे कुछ कहना सही नहीं समझा। तब वजीर ने आगे कहा, तुम ये सोचती हो कि अनुराग इतना अच्छा है कि वो तुम्हारी भलाई के बारे में सोचेगा, लेकिन तुम इस बात को भी तो याद करो कि ये वही अनुराग है जो तुम्हारे घर पर तुम्हें ले जाने की कोशिश कर रहा था और होटल में भी उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तुम इस बात को क्यों अच्छे से नहीं सोच पाती हो मृणाली कि आदित्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो दोनों टाइम तुम्हारे लिए लड़ा था। जब शेर पहली बार घर आया था तब भी उसने तुम्हें बचाने के लिए ही अपनी जान की बाजी लगा दी थी और होटल में भी फाइट करके वो तुम्हें ही बचाना चाहता था। वजीर ने अब अपनी नजरें ऊपर किया और मृणाली की तरफ देखकर आगे कहा, आज भी अगर कोई आदित्य से पूछता है कि वो इस फाइट को क्यों लड़ रहा है तब उसका जवाब सिर्फ यही होता है कि वो तुम्हें बचाना चाहता है। अगर वो इतना सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है तो तुम इस मौके को इस तरह से कैसे गवा सकती हो। मैं मानता हूं कि हमें आदित्य को जिंदा रखना है। अब अगर वो ठीक हो गया या फिर उसे पता चला कि किस कीमत पर तुमने उसे जिंदा रखा है तो वो अंदर से टूट जाएगा और फिर शायद कभी भी हम उसे जोड़ न पाए। तुम मुझसे कभी ये बात छुपा नहीं पाओगी क्योंकि इस चीज का दाग तुम्हारे दामन से कभी नहीं मिटेगा। और अनुराग और निखिल तो इतने कमीने हैं कि वो उसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसी बात उसके कान में जाकर उसे बताएंगे। तब वो और भी मुश्किल में पड़ जाएगा।
वो बाहर से बहुत ही नॉर्मल दिखेगा और ऐसा लगेगा कि वो जिंदा है, पर वो कब का मर चुका होगा। इस बात को हम या फिर कोई भी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बैठी रहो। जब तक हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। वजीर ने जब अपनी बात कंप्लीट की तो मृणाली को उसकी आवाज में वो दुख समझ में आया जो वो आदित्य के बारे में बयां कर रहा था। उसे पता था कि अगर वजीर ये कह रहा है कि वो अंदर से मर जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा तो शायद ये बात वजीर के लिए सच है। शायद रजिया की मौत के बाद वो अंदर से मर चुका है और कभी भी उसके ख्याल से ऊपर नहीं उठ पाया है। जब मृणाली को इस बात के बारे में थोड़ा सा समझ आया तो वो वहां पर नजर झुकाकर बैठी रही। तब उसने वजीर से पूछा, वजीर, जब तक दूसरा रास्ता नहीं निकलता तब तक हम क्या करेंगे? अगर हमने आदित्य को इसी तरह छोड़ दिया तो शायद ये मर भी सकता है। तुम उसकी कंडीशन देख रहे हो ना। इसी तरह अगर चीजें चलती रही तो ये ज्यादा देर का खेल नहीं बचेगा। हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वजीर ने मृणाली की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और फिर वो अपने मन में सोचने लगा कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे आदित्य की मदद हो पाए। वो हर उस रास्ते को ढूंढ रहा था इस तरीके से वो या तो किसी डॉक्टर को अंदर लेकर आ पाए या फिर आदित्य को यहां से ले जाए। यही बातें सोचते हुए वो टेंट के अंदर नजरें घुमाने लगा और तभी उसकी नजर फल की थैली पर पड़ी। तब उसने कुछ सोचा और एकदम से मृणाली से पूछा, वो फल जो आदित्य हर फाइट के बाद खाता था, वो फल कहां से लेकर आता था? क्या तुम्हें इस बारे में पता है? मैंने जब जब भी उससे अलग अलग तरीकों के फल खाते हुए देखा है तो उसकी एनर्जी बेहतर हो गई थी। तुम्हें याद ही होगा कि पहली फाइट के बाद भी जब उसने वो फल खाया था तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया था और शायद वही हमारी मदद कर पाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो वजीर, मृणाली ने एकदम से कहा। उसे याद आ गया था कि आदित्य हर बार जब भी उन फलों को खाता था तो वो बिल्कुल वैसा ही असर होता था जैसा वजीर कह रहा है। तो वो अपना दिमाग चलाकर ये सोचने लगी कि ऐसे फल उसे कहां से मिल सकते हैं। तब उसने 2 सेकंड के लिए सोचा और उसे अचानक से याद आया कि आदित्य ने ऐसा ही फल कंपनी के पास वाले बाग से पहले ही लाकर उसे ऑफर किया था जिसे उसने खाया भी था। यही बात सोचकर उसने वजीर से कहा, वजीर, मुझे याद आ गया, तुम्हें ये फल हमारी कंपनी लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के पास वाले बाग के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मिल जाएंगे। वहां पर एक पेड़ लगा हुआ होगा जो बहुत ही जहरीला दिख रहा होगा और उस पर लगे हुए फल भी वैसे ही दिखेंगे, लेकिन ये वही फल हैं जो आदित्य के काम आ पाएंगे। अगर हमें आदित्य की मदद करनी है तो तुम्हें सबसे छुपकर उन फलों को लेकर आना ही पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो मृणाली, अगर मुझे यहाँ फल लेकर आने हैं तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता। उनको देखकर किसी को भी डाउट नहीं होगा कि वो आदित्य की किस तरीके से मदद कर सकते हैं और मैं उन्हें चुपचाप यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। मैं अभी तुरंत ही जाता हूँ, वजीर ने कहा। फिर वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। जब मृणाली को इस बात का सुकून हुआ कि आखिर वो आदित्य की मदद किसी तरीके से कर सकती है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फिर आदित्य की तरफ पलटकर कहा, बस थोड़ी देर और आदित्य, देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूं। लेकिन उसे समझ आ रहा था कि उसकी आवाज आदित्य के दिल तक पहुंच गई है और वो सरवाइव करने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं दूसरी ओर जैसे ही वजीर को पता चला कि फल कहां मिलेंगे तब वो टेंट और बख्शी विला से जल्दी से बाहर निकला, फिर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। किसी ने भी उस पर शक नहीं किया और ना ही उससे सवाल पूछे कि वो कहां जा रहा था। लेकिन फिर भी उसने गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं की और जोर से हॉर्न बजाकर जल्दी से कंपनी की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर में शहर का ट्रैफिक और बहुत सा डिस्टेंस कवर करके वो कंपनी के पास पहुंच चुका था। जब उसे दूर से ही कंपनी की बिल्डिंग दिख रही थी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर ली। फिर उसके बाद उसने पार्क के बाहर गाड़ी रोकी और जल्दी से उतरा। उतरते से ही उसने देखा कि पार्क का गेट बंद हो चुका है और उसके चेहरे पर निराशा छा गई। वो गेट के पास खड़ा हुआ और देखा कि वहां एक बड़ा ताला लटका हुआ है। एक दो बार उसने ताले को अपने हाथों से इधर उधर करने की कोशिश की लेकिन वो एक बड़ा ताला था और आसानी से टूटने वाला नहीं था। फिर उसने आसपास गार्ड को देखने की कोशिश की लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वहां पर चल रहे 1-2 लोगों से उसने पूछा भी कि पार्क का ताला कौन खोल सकता है, पर किसी ने भी उसे प्रॉपर जवाब नहीं दिया। वजीर को समझ आ रहा था कि वो इतनी पास आकर भी हार गया है और वो जमीन पर बैठ गया। वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था और अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लग गए। Thanks for hearing. Next episode is coming short.